डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक सरकार और राजनीति। जो तुलनात्मक राजनीति से संबंधित जो आपके विश्व के जो प्रमुख संविधान हैं, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड हैं, उससे संबंधित आज हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। याद रहे कि जो भी एस्पिरेंट हैं बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो कि टीआरई 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके अलावा अगर आप डीएसएसपी या यूपी पीजीटी या अन्य राज्यों से संबंधित जो पीजीटी का एग्जाम है, या आप जो एनटीए के थ्रू नेट का एग्जाम देते हैं, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान में ये बीपीएससी के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपके लिए जहाँ से भी जो प्रश्न मिल जा रहे हैं, जो सेक्शन मिल जा रहा है, जो ये पेपर भी एक किसी न किसी एग्जाम का है, तो हम लोग वो पेपर आपको अवेलेबल कराने का प्रयास करें जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा गया, ताकि आप समझ सकें कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर किसी साथी को लगता है कि उसके पास कंटेंट नहीं है, तो आप पेड पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है आपका ये, जो कि इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो। जब फ्री होगा आदमी तो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा। मैसेज आपकी ड्रॉप कर दीजिए, ज़रूर रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, जो कि टीआई 3 के जितने भी साथी एस्पिरेंट हैं या पीपीएससी टीआई 3 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है तुलनात्मक राजनीति का एक क्वेश्चन पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन है कि किसी देश में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जा सकता है। अगर आपको तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना है तो उसी देश में या विभिन्न देशों की तुलनात्मक राजनीति के तहत उनके देशों का राजनीतिक दलों का अध्ययन कर सकते हैं, उनकी सेनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं, या विभिन्न देशों के जो संसद हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है, जो कंपेटिटिव पॉलिटिक्स है उस किस पर फोकस है, तो याद रखिएगा। एक तो जो फोकस है देशों पर, देशों की राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, या जो वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अध्ययन पर आधारित है। इसलिए हम कह सकते हैं तुलनात्मक राजनीति किस पर केंद्रित है, देशों पर स्थित केंद्रित है, यानी सी। याद रखिएगा, आप इस पे जो टिक लगा है उस पर ध्यान मत दीजिए, किसने गलत टिक लगा दिया है, जो ये गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कंट्रीज। अगला प्रश्न देखिए 3, तुलनात्मक राजनीति ज्यादातर एक पद्धति है जो केंद्रित है। तुलनात्मक राजनीति एक ऐसी पद्धति है जो किस पर केंद्रित है, विश्लेषण का कौन सा भाग और विश्लेषण का क्या भाग। यानी जो आप एनालिसिस कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम का, तो उसमें आप कौन सा उसका, यानी अगर संसद का अध्ययन कर रहे हैं तो कौन सा भाग, विधायिका, कार्यपालिका या न्याय या सरकार, ठीक, या न्यायपालिका जो है या राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो लेकिन उसका कौन सा भाग, विधायिका में कौन सा भाग का अध्ययन करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा का। तो दोनों बातें इसमें दोनों शामिल होती हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सरकार और राजनीति के अध्ययन को क्यों नहीं अलग किया जा सकता है। ये प्रश्न आपसे पूछा है, इसलिए आप इसका अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार और राजनीति समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक तो सही है, राजनीति औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थाओं को अंगीकार करती है, सही है। जिस प्रकार सरकार हम में से सभी के बारे में चिंता करती है, वैसे ही राजनीति की भी चिंता करती है। इसलिए इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन देखिए, उपरोक्त सभी डी होगा, डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि इनपुट आउटपुट निवेश निर्गत जो दृष्टिकोण का स्रोत क्या है, यानी व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनपुट आउटपुट अप्रोच, ठीक, इसका स्रोत क्या है।
तो इसका स्रोत है कि सामान्य प्रणाली सिद्धांत या जनरल सिस्टम थियरी, जो कि डेविड स्टीन का सिद्धांत है तुलनात्मक राजनीति में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि जनमत एवं राजनीति से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में अध्ययन कौन सा राजनीतिक उपागम करता है। अगर जनमत और राजनीति से संबंधित अध्ययन करना होगा तो किस दृष्टिकोण को आप व्यवहार में लाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप भरवादी उपागम का भी अध्ययन करेंगे, उत्तर भरवादी उपागम का भी अध्ययन कर सकते हैं इसमें, और संस्थागत उपागम के माध्यम से भी अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, लेकिन अगर आज का जो प्लेबिसाइट है या जनमत है या आज की राजनीति है, तो आपको पीछे क्या हुआ वो भी उसमें भी आप देख सकते हैं, ये चारों होंगे यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक, डी ऑप्शन से होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत क्या है। द मोस्ट एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म इज, क्या है लोग उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत कौन सा है, तो है आपका स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी फ्रीडम, यहाँ लिबर्टी होना चाहिए था, फ्रीडम शब्द का मतलब कुछ और होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 एक व्यक्ति एक वोट का क्या तात्पर्य है। एक व्यक्ति एक वोट का तात्पर्य ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी समान अवसर आपको दिया जा रहा है खेलने के लिए, सबको समान अवसर दिया जाएगा, वही है। राजनीतिक समानता तो कह सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक शासन इसको नहीं कह सकते हैं। तो एक व्यक्ति एक वोट का मतलब यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता कहा था, यानी टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी किसने कहा, कॉल्ड द डेमोक्रेसी एज टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी, ये कथन था और बेहद महत्वपूर्ण कथन है, ये जेएस मिल का है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है। विधि के शासन से किसका घनिष्ठ संबंध है, लिखित संविधान, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्ति का पृथक्करण या सीमित सरकार। तो याद रखिएगा जो घनिष्ठ विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ जो है आपका ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ है, लेकिन लिखित संविधान नहीं है। इसका जो घनिष्ठ संबंध होगा सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से रूल ऑफ लॉ है, यानी जितने जो तीनों संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधि के शासन के तहत ही तीनों अपने अपने कार्यों में सीमित हैं और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और तीनों एक दूसरे तीनों जो हैं अपने सभी पर कंट्रोल कर रही हैं बजाय किसी के कार्यों में हस्तक्षेप के। चेक एंड बैलेंसेस भी है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है, दोनों है। इसमें आपका रूल ऑफ लॉ घनिष्ठ संबंध रखता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। और ये जो सिद्धांत दिया है किसके द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। और इसके क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस एक को विश्व में समाजवादी दलों के अग्रणी के रूप में वर्णित किया गया है। तो वह है आपका क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ फ्रांस, इसको समाजवादी दलों के अग्रणी के रूप में देखा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि अवशिष्ट शक्तियां किस संघवादी व्यवस्था में राज्यों के पास होती हैं। ठीक, जो रेजिडुअरी पावर्स हैं किस संघवादी व्यवस्था में राज्यों के पास हैं। एक तो याद रखिएगा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो अमेरिका में राज्यों के पास है, और स्विट्जरलैंड, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में राज्यों के पास है अवशिष्ट शक्तियां, लेकिन भारत और कनाडा में ये केंद्र के पास है। ऑप्शन एक और 3 होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था। बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण, बार बार आपसे पूछा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है कम्युनिस्टों का जो घोषणा पत्र है, मार्क्स और एंजल्स के द्वारा लिखा गया, संयुक्त रचनाकार है ये, संयुक्त रूप से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लिखा गया इस दोनों मिलकर लिखा है मार्क्स और एंजल्स ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मार्क्स एंड एंजल्स। अगला प्रश्न 14 पूंजीवाद का आधार क्या है। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। तो पूंजीवाद का आधार क्या है, लाभ, अधिक से अधिक लाभ पूंजीवादी व्यवस्था में देखती है कि उसमें और किस व्यवस्था से उसको लेना देना नहीं, बस वो अपने लाभ को देखती है और लाभ को प्रतिवर्ष या हर बार अधिकतम करना चाहती है। ठीक, ऑप्शन सी होगा लाभ, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 15 है पूंजीवादी
विश्व अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ? पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ है? केंद्र, परिधि, अर्ध परिधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है जो इसकी आर्थिक व्यवस्था करते हैं, तो जो कहते हैं कि जो केंद्र में जो राज्य हैं वो विकसित राज्य हैं, और जो ये परिधि वाले राज्य हैं और इसमें सेमी पेरिफेरी वाले जो राज्य हैं वो थोड़ा सा गरीब राज्य होते हैं। जो सेंटर में केंद्र में होते हैं उनके पास संसाधन अधिक है, नई नई आधुनिक तकनीकी रूप से मशीन है जिसका वो अधिकतम उपयोग करके अधिकतम लाभ कमाते हैं। और ये जो परिधि पे जो गरीब राष्ट्र हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उनके संसाधनों का प्रयोग करते हैं और फिर इन्हीं को ये महंगे दामों पे बेचते हैं। ठीक, इस वजह से परिधि को अधिक लाभ होता है। जो सॉरी केंद्र जो कोर में राज्य होते हैं, जो देश होते हैं, उनको लाभ होता है क्योंकि परिधि और अर्ध परिधि के राज्यों का शोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र शासन की प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति निहित होती है। किसमें? लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो अंतिम शक्ति है किसके पास है? जनता में है, पीपल्स में है। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद क्या है? तो मार्क्स के अनुसार जो पूंजीवाद है आपका क्या है कि ऐसी व्यवस्था है कि जो निम्न वर्गों का शोषण करता है। एक जो पूंजीवादी व्यवस्था है मजदूरों का शोषण करती है, जितने बुर्जुआ हैं वो सर्वहारा का शोषण करते हैं, यानी धनिक वर्ग गरीब वर्ग का शोषण करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, निम्न वर्ग का शोषण करना है पूंजीवादी व्यवस्था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे साथियों फिर से मैं बता दूं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं आज जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज है उसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी तुलनात्मक राजनीति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके जो बीपीएससी है टीयर 3 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये भी एक आपका पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन पेपर है जो कि मेनली फोकस है जो विश्व के प्रमुख संविधान है उससे संबंधित है। तुलनात्मक राजनीति भी आपका सेक्शन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा पढ़ना होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल थिंकर्स वेस्टर्न और इंडियन, ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। लेकिन आपको इसको भी थोड़ा मान लीजिए कि कंपटीशन 2-3 क्वेश्चन पूछा गया वो आपको आता ही नहीं, आप मेरिट में पीछे हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? लोकतंत्र का जो एथिस्ट थियरी है उससे कौन संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अभिजनवादी सिद्धांत है कि जो पैरोकार हैं वो मोस्का भी हैं, पेरेटो भी हैं और मिल्स हैं। तो तीनों हैं और आपसे पूछा है नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि उदारवाद मुख्यतः जोड़ है किसका? यानी जो लिबरलिज्म है किसका मिला जुला रूप है? यानी किसका मिला जुला रूप है उदारवाद? तो एक तो याद रखिएगा कि इसमें व्यक्ति की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है उदारवाद में। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि समाजवादी सिद्धांत किसका समर्थन नहीं करता है? समाजवादी सिद्धांत किसका समर्थन नहीं करता है? तो समाजवादी जो सिद्धांत है उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण इस व्यवस्था में है। सामाजिक आवश्यकता के आधार पर उत्पादन किया जाए, ये भी सही है। समाज सेवा का सरोकार भी इसमें होता है। मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा समाजवादी व्यवस्था में नहीं होती है, बल्कि ये आपकी पूंजीवादी व्यवस्था में पाई जाती है। तो डी राइट आंसर होगा, फ्री एंड ओपन कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अमेरिका के संघीय व्यवस्था में एक राज्य के अंदर एक नया राज्य गठित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो संघीय व्यवस्था के अंदर एक राज्य के अंदर एक नया राज्य का अगर निर्माण करना हो, एक तो उस राज्य की सहमति भी होनी चाहिए। ठीक, उस राज्य संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कांग्रेस विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 22 है इकाइयां संप्रभु हैं किस देश की राजनीतिक व्यवस्था में? जो राज्य है सॉवरेन है, यानी संप्रभु है या संप्रभु की शक्ति के समान है। तो याद रखिएगा जो अमेरिकी संघीय व्यवस्था है उसमें जो राज्य है संप्रभुता का अपना उनका संविधान है, अपनी उनकी संवैधानिक संशोधन है, अपना नियम है। ठीक, संप्रभुता पूर्णतः नहीं है, लेकिन संप्रभुता का उपभोग वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा
लिमिटेड बाउंडेशन है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं संप्रभु हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सा संवैधानिक सरकार की विशेषता है? कौन सा संवैधानिक सरकार की विशेषता है? तो यह कानून द्वारा संचालित सरकार है। ठीक है, यह व्यक्ति की ओर से सत्ता पर सीमाएं लगाता है, ये भी सही है। इसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। कोई जरूरी नहीं है आपका संविधानवाद ब्रिटेन में पाया जाता है, लेकिन वहां का जो राज्य का प्रमुख है निर्वाचित नहीं बल्कि वंशानुगत होता है। ठीक, संविधान। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 24, कि विधि का शासन का क्या तात्पर्य है? यानी रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज, क्या विधि के शासन यानी कानून का शासन का क्या तात्पर्य है? ये संवैधानिक सरकार का सबसे बेहतर सरकार है। सही है। ये सरकार के कार्यों पर सीमाएं लगाता है, ये भी सही है। कोई व्यक्ति या संस्था विधि से ऊपर या श्रेष्ठ या विधि से कानून से ऊपर नहीं है, ये कथन भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है। विधि का शासन जो है वो कहा जाता है कि विधि के अनुसार शासन किया जाए, किसी की व्यक्तिगत मर्जी न चले। जो संविधान में व्यवस्थाएं की जाए उसी के आधार पर तमाम संस्थाएं अपने अपने कार्य करें, वही आपका रूल ऑफ लॉ है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मैग्ना कार्टा गौरवशाली क्रांति और जॉन लॉक के लेखन ने ब्रिटेन के विकास में योगदान दिया। यानी जो मैग्ना कार्टा आया 1215 का, और जो वहाँ गौरवपूर्ण क्रांति हुई और जॉन लॉक का जो लेखन हुआ, उसने जो काम किया, उससे किस चीज ब्रिटेन में किस चीज का विकास हुआ? तो याद रखिएगा, उससे संसदीय प्रजातंत्र के रूप में विकास हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, प्यारे साथी, अगर किसी को लगता है उनके पास कंटेंट नहीं है तो आप उसके लिए पेड पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, जिसमें हम लोग आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और मैराथन वीडियो का क्लास और प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर, और जो मॉडल पेपर है वो आपकी बीपीएससी जैसे आपसे पूछती है 5 ऑप्शन वाले वैसे हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो सब कंसेप्ट उस आधार पर तैयार किए गए हैं। ठीक, तो आप ले सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 120 या 100 रुपीज़। ठीक, और इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध किससे है? सीमित सरकार ने लिमिटेड गवर्नमेंट का, एक तो ये भी पूछता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट की संकल्पना का विकास किसने किया? तो जॉन लॉक ने किया। लेकिन ये व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था से संबंधित है? तो सीमित सरकार वहां होगा जहां विधि का शासन हो। ठीक, रूल ऑफ लॉ हो। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, कि अवशिष्ट शक्ति किस राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों के पास होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। तो अवशिष्ट शक्तियां जो आपकी अमेरिका और स्विट्जरलैंड है वहां में राज्यों के पास है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का कौन सा एक विशेषता नहीं है? सामूहिक जिम्मेदारी है, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ये भी सही है, और प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तीनों कथन जो है पार्लियामेंट्री या संसदीय प्रणाली के बारे में सही है। लेकिन सरकार का निश्चित कार्यकाल कोई गारंटी नहीं है, लेकिन माना गया 5 वर्ष तो है, लेकिन 5 वर्ष फिक्स नहीं है। जैसा कि अमेरिका में 4 वर्ष राष्ट्रपति एक बार चुना जाता है, 4 वर्ष के बाद ही अपना पद त्याग करेगा। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर 5 वर्ष निर्धारित किया गया, अगर उससे पहले सरकार अपना विश्वास खो देती है तो 5 वर्ष से पहले भी सरकार समाप्त हो सकती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, निश्चित कार्यकाल। 29 देखिए, कि निम्न में से कौन सा अमेरिकी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अमेरिकी प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है? वहाँ पॉकेट वीटो है और सेनेटोरियल शिष्टाचार है और फिलिबस्टरिंग है। लेकिन वहाँ जो आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है, ये संसदीय प्रजातंत्र या संसदीय शासन में पाई जाती है, न कि। और ये जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो अमेरिका में अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ सामूहिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि व्यक्तिगत राष्ट्रपति की जिम्मेदारी और उसकी मंत्री की होती है, राष्ट्रपति की होती है। लेकिन संसदीय व्यवस्था में सामूहिक होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 31 कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, किसका कथन है? तो ये बेहद महत्वपूर्ण कथन है और बेसिक क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जहां भी शोषण की बात है राज्य के द्वारा, वह मार्क्सवादी पागम है और ये कथन मार्क्स से संबंधित है। सी राइट आंसर होगा मार्क्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सेपरेशन ऑफ पावर का जो थ्योरी किसने दिया? सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विकास किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने। और इसकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज इसकी फेमस पुस्तक है जिसमें इसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या की। साथियों फिर से मैं आपसे बता दूं कि जो टेरिथ्री में लगे हुए हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में बीपीएससी के थ्रू जो टेरिथ्री का एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है बेहद आप कम कह सकते हैं, क्योंकि लगभग एक सीट पे 3 लोग बैठे हैं और उसमें भी वही लोग हैं जो सीरियस हैं। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगेंगे और कंटिन्यूस फोकस किए अगर स्टडी पे तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। और देखिए सरकारी नौकरी का आलम यह है कि पूरा देश देखिए कितनी भीड़ है, उसमें बहुत अपने अपने मायने हैं। और एक बात इसमें जो है सिक्योरिटी की, जॉब सिक्योरिटी है, इस वजह से लोग इसके पीछे पड़े हैं। भले सैलरी कम है लेकिन सिक्योरिटी की वजह से, इसलिए सरकारी नौकरी को और बेहद जरूरी है इसके लिए कि आप ईमानदारी से पूरी लगन के साथ अपनी तैयारी जारी रखें और साथ ही सब्जेक्ट के साथ साथ आप जीएस पे भी फोकस करें। ठीक, अगर जीएस में आपके 22 प्लस हो जाते हैं सही तो आपका सिलेक्शन तय है, जान लीजिए। ठीक, और एक और बात मैं करूँ, रोज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें। ठीक, और एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और एक मॉडल पेपर आप सॉल्व करें, या दोनों में से कोई एक जो व्याख्या वाला हो उसको सॉल्व करें। ठीक, और याद रखिएगा इधर उधर कोई जरूरत नहीं, अगर 5 ऑप्शंस वाले कहीं मिल जाते हैं उसको भी आप जरूर देखें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स व्हाट? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है क्या? कुछ भी करने की स्वतंत्रता? बिल्कुल नहीं। कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, ये सही है। लिबर्टी विद सम रिस्ट्रेंट्स, यानी जो सकारात्मक स्वतंत्रता है क्या, उस पर स्वतंत्रता तो आपको दी जाएगी लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध लगेंगे। ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, राज्य को नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे क्या कहलाता है? जिस राज्य जो राज्य अपने नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, बहुलवादी महत्व देते हैं, यानी जो आपकी प्लuralist हैं किसको ज्यादा महत्व देते हैं? बहुलवादियों का कहना है कि जो शक्ति है, जो सत्ता का केंद्र नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो सत्ता है उसका विभाजन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, यानी वो इसलिए समूह और संघों को महत्व देते हैं बहुलवादी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, समूह और संघ। 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? तो राज्य विहीन व्यवस्था उससे संबंधित नहीं है, वेलफेयर स्टेट से वहां सामाजिक सुरक्षा है, लोकतंत्र भी है और सामाजिक न्याय भी है, लेकिन राज्य विहीन व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्टेटलेस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37 है कि उदारवाद का मूल लक्षण क्या है? द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबरलिज्म इज, तो उदारवाद का जो मूल लक्षण ये है क्या? तो ये है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 38 कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे मानते हैं कौन? तो राज्य एक आवश्यक बुराई कौन मानते हैं? मार्क्सवादी या व्यक्तिवादी या फांसीवादी या समाजवादी? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये मानते हैं व्यक्तिवादी। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कौन मानता है? आदर्श नहीं, राज्य बुराई है आदर्शवादी, लेकिन आवश्यक बुराई है किसने कहा? व्यक्तिवादी। और अनावश्यक बुराई किसने कहा? रजकतावादी। ठीक, तो राज्य एक आवश्यक बुराई है किसका है? कौन मानते, कौन सी विचारधारा मानती है? व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 39 है कि समाज का मुख्य लक्षण क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ सोशलिज्म? समाजवाद का मुख्य लक्षण क्या है? तो समाजवाद का जो मुख्य लक्षण है वो है क्या? सामाजिक आर्थिक न्याय, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति या कार्य करने
तो प्रोत्साहन देना या राजकीय पूंजीवाद। तो समाजवाद में क्या होता है, तो समाजवादी व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा पाई जाती है, चाहे रूस में देखें चाहे चाइना में देखें। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रोपगेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 40 कि मुक्त श्रम की व्यवस्था किससे संबंधित है। मुक्त श्रम की व्यवस्था किससे संबंधित है, तो जो फ्री लेबर हो पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 कि लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो लोकतंत्र जो है आपका लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लोकप्रिय संप्रभुता का जनक आपके जे रूसो हुए। ठीक, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का जनक हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 है ओलिगार्की यानी अल्पतंत्र का लॉ नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत किसने दिया। एक क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा भी गया है टेरी 2 में। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत रॉबर्ट मिशेल के द्वारा दिया गया। ठीक, सर्कुलेशन ऑफ इलीट पेरेटो के द्वारा दिया गया। गवर्निंग और नॉन गवर्निंग इलीट ये बॉस्का का है, द रूलिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 43 आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता किस प्रकार की व्यवस्था में होती है। इकोनॉमिक लिबर्टी एग्जिस्ट इन, तो आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता पूंजीवादी व्यवस्था में होती है, कैपिटलिज्म में होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है, यानी तो पूंजीवाद का जो अंतिम चरण है क्या है, कैपिटलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। ये कथन भी आपका वी आई लेनिन का है, तो ये साम्राज्यवाद से संबंधित है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 पारंपरिक उदारवाद का चरित्र क्या है, यानी पारंपरिक जो उदारवाद है उसका स्वभाव कैसा था। तो जो पारंपरिक उदारवाद है क्लासिकल लिबरलिज्म है वो आपकी नेगेटिव है, वो कहता है कि व्यक्ति के मामले में राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसे नकारात्मक कहा गया। ए ऑप्शन सही होगा, नकारात्मक। अगला प्रश्न है 46 कि निम्नलिखित में से कौन से देश में दोहरी नागरिकता के साथ संघीय प्रणाली है, यानी किस देश में संघीयात्मक व्यवस्था है लेकिन वहां नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। तो आपका अमेरिका जो है एक तो संघीय शासन प्रणाली है और वहां दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप भी लागू है, केंद्र की अलग और राज्य की अलग। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अमेरिका यानी यूएसए। 47 देखिए अब बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको मैच करना है। सामूहिक जिम्मेदारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, ये है आपका ये है आपका सामूहिक जिम्मेदारी, ये आपका यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक, बहुदलीय व्यवस्था आप कह सकते हैं भारत में। जनमत संग्रह ये आपका सॉरी स्विट्जरलैंड में, और कानून की उचित प्रक्रिया ये विधि की उचित प्रक्रिया ये आपका यूएस में है। ठीक, ये और हो सकता है आप लोग कहें सामूहिक जिम्मेदारी भारत ये भी सही है, लेकिन फिर आपका जो ये है बहुदलीय व्यवस्था आपका यूके से मैच नहीं करेगा। ऑप्शन एक मैच करेगा, ये बहुदलीय व्यवस्था भारत, जनमत संग्रह स्विट्जरलैंड और कानून की उचित प्रक्रिया यूएस से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है, बिल्कुल नहीं, कोई जरूर नहीं, वो भी उसको भी तो विकास चाहिए जैसा कि आपका यूएसएसआर में हुआ। एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, सही है। एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी है, बिल्कुल नहीं, गलत है। एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अ सोशलिस्ट स्टेट वांट्स नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड माइंस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 प्यारे साथियों, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं तो, और नेट या आप अन्य राज्यों से संबंधित हैं तो खासकर इस समय हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए तमाम प्रैक्टिस सेट या उससे रिलेटेड कंटेंट हम लोग आपको अवेलेबल करा रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और जो भी हम लोग आपको कंटेंट देने का प्रयास करते हैं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया है
और जो मॉडल पेपर हम लोगों का वो बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। इसलिए आप चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक, पेड पीडीएफ के लिए भी और कोई दिक्कत हो तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है, कोई सा भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम में जरूर इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण क्या होता है? एक तो आरंभक होता है, जनमत संग्रह होता है और लोक निर्णय, प्लेबिसाइड भी बोलते हैं, ठीक। सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कोई जरूरी नहीं है कि उपकरण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किस देश से संबंधित है? यानी डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन जो है कहाँ पे है, किस व्यवस्था में प्रचलित है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये आपका लोकतांत्रिक केंद्रीकरण चाइना से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, चाइना या चीन, ठीक। तो प्यारे साथी, ये था आपका तुलनात्मक राजनीति से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जिसको हमने सॉल्व किया। और ये जो आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और प्लीज चलते चलते फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।